हेलो दोस्तों, क्लास 10th के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लाइफ प्रोसेस का फोर्थ पार्ट शुरू करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि हमारी बॉडी डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी किस तरीके से निकालती है और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फूड से। ठीक है, किससे रिलीज होती है? फूड से एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन को लेकर के जाएंगे सेल तक। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन आना चाहिए बॉडी में जो कि सेल तक जाएगा। उसके बाद उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे हम एनर्जी को रिलीज करने के लिए। कैसे करेंगे? बाय बर्निंग ऑफ फूड। यहाँ पे बर्निंग मतलब आग लगाना नहीं है, ऑक्सीडेशन को यहाँ पर बर्निंग बोल रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेंगे और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको बॉडी के बाहर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन लेंगे, सेल तक लेके जाएंगे। वहां पर फूड ऑलरेडी पहुंच चुका है सेल तक। वहां पर क्या करेंगे? फूड को तोड़ेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएंगे और उसमें से एनर्जी निकालेंगे और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा उसको बॉडी के बाहर कर देंगे। दोस्तों, समझते हैं कि जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होगी वो स्टोर कहाँ होती है और किस तरीके से स्टोर होती है। तो इस चीज को देखने के लिए हमारा अभी का टॉपिक है हाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। अब हमारे बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है। और एक और मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है इसके अंदर एनर्जी बहुत कम होती है। अब हमारा बॉडी क्या करता है कि वो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट मिलाता है और साथ में एनर्जी यूज करता है और इन तीनों चीजों को मिला करके वो क्या करता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना लेता है। तो हमारा शरीर क्या कर रहा है? सबसे पहले वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के एंड रिजल्ट में क्या होगा? एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब हमारी बॉडी क्या करने वाली है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट और एनर्जी तीनों को मिलाकर के क्या करेगी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना लेगी। जब हमारी शरीर को एनर्जी की जरूरत होगी, एनर्जी खर्च करनी होगी, तो ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है ये वापस से टूटेगा और तीन चीजें बनाएगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को हम कंज्यूम कर लेंगे। तो दोस्तों अब वापस से क्या हुआ? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट आ गया। अब जैसे ही वापस से रेस्पिरेशन होगी, वापस से एनर्जी मिलेगी बॉडी को, वो वापस क्या करने वाला है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट और एनर्जी तीनों को मिला करके क्या बना देगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसको एनर्जी खर्च करनी होगी, तो एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा, वापस से एडीपी, फॉस्फेट और एनर्जी बन जाएगी। तो इस तरीके का एक साइकिल जो है वो हमारे शरीर में हमेशा चलते रहता है। अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, एरोबिक है अगर तो ये एयर के प्रेजेंस में है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में है? एयर। एरोबिक एयर के प्रेजेंस में मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और वो जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहां पर एक एक करके समझते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, तो पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम इस एक फ्लो चार्ट से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। अब ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। अब क्या होता है दोस्तों कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लाइकोलिसिस में ये जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है ये 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पाइरुवेट है, जब ग्लूकोज पाइरुवेट में चेंज होता है तो थोड़ी सी एनर्जी भी रिलीज होती है और ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अभी अभी बताया था एडीपी, फॉस्फेट और एनर्जी जुड़ेंगे और एटीपी बना लेगा। ठीक, अब एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों ही केस में जो फर्स्ट स्टेप आने वाला है उसमें क्या होने वाला है? ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में चेंज होने वाला है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। और ये होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब यहां पर एक केस है लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? ठीक, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा?
ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला केस हम पढ़ने वाले हैं, ये यीस्ट और ह्यूमंस दोनों में सेम होने वाला है। अब एक एक करके सब सारे प्रोसेसेस को समझते हैं क्या होने वाला है। तो ये जो पाइरुवेट है, अगर हम यीस्ट का केस देखें और ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C4H5OH और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाएगा। तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है, किसमें बनने वाला है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड? तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है यीस्ट के अंदर। कब बनेगा? जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ऐसे टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे? एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो जाए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आ जाए, पूरी तरीके से ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ये जो पाइरुवेट है ये चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक, ये जो कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये चीज होती है, ये कहां होती है? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वैसे अगर ह्यूमंस में भी हम देखें तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हो रहा है तो यही सेम चीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बन जाएगा और ये जो रिएक्शन होगा जहां पे पाइरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज होगा, ये मसल सेल्स में होता है। और क्योंकि ये मसल सेल्स में होता है तो कभी कभी सडन क्रैम्प्स भी आ जाते हैं। जब हम अचानक से दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं और बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू इतना ज़्यादा, मतलब प्रॉपर वे में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसे केस में कभी कभी क्या होता है कि रेस्पिरेशन एनारोबिक साइड चले जाता है और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण पैरों में अचानक से क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्लूकोज चेंज हुआ किसमें? पाइरुवेट में। डिपेंडिंग अपॉन यीस्ट है कि ह्यूमंस दो केस देखने वाले हैं। यीस्ट में अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन जाएगा। प्रेजेंस वाला होने कहाँ वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ह्यूमंस में देखेंगे तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का केस सेम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनेगा। कहाँ पर बनेगा? मसल सेल्स में बनने वाला है। ठीक, तो इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पर एक चीज सोचने वाली बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास फूड आ गया था, फूड से हमें क्या मिल गया था? ग्लूकोज। ठीक, ये ग्लूकोज कहाँ से मिला? फूड से, डाइजेस्टिव सिस्टम से मिला। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। अब अभी तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं आया है, तो ऑक्सीजन को लाने के लिए एक और प्रोसेस हम पढ़ेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्रीदिंग। बट इससे पहले कि हम ब्रीदिंग में जाएं, एक बार थोड़ा सा एक कंपैरेटिव डेटा भी पढ़ लेते हैं। तो दो टाइप के रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हमने पढ़ा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। फर्स्ट स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस है, ठीक, जो कि कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। जो कि सेकंड स्टेप जो है वो कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अगर अपन देखें तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर अपन ग्लूकोज को देखें तो वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है और एनर्जी बना रहा है। जबकि अगर अपन इसमें देखें तो ग्लूकोज का जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो आइदर इन बोलता है ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ईदर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल एंड एनर्जी। ये जो इथाइल अल्कोहल है ये इथेनॉल का ही दूसरा नाम है, ठीक है, जो कि यीस्ट में हो रहा था। या फिर कभी कभी क्या होता है कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन जाती है अगर मसल सेल में बनेगा तो। अगर अपन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो लगभग 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, अगर 1 ग्राम ग्लूकोज को आप पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन करा देते हैं तो। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर अपन प्लांट्स में रेस्पिरेशन की बात करें तो क्या होगा? तो प्लांट्स में अगर अपन रेस्पिरेशन की बात करें तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होता है कहाँ पर? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो होते हैं लीव्स में उनके थ्रू। अब अगर आपको याद होगा तो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टोमेटा की ओपनिंग होती है और स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाती है और वो क्लोजिंग होती है। और ये होता क्यों है? वो होता है गार्ड सेल्स के कारण। ये जो सेल्स है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल कभी कभी क्या होते हैं? श्रिंक हो जाते हैं और कभी कभी क्या होते हैं कि उनके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू पानी भर जाता है। तो उसके कारण वो जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि गार्ड सेल्स कभी कभी खुल जाते हैं और कभी कभी बंद हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो पाती हैं।
तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होते हैं कहां पर, स्टोमेटा के थ्रू हो, या फिर आप बोल सकते हो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो होते हैं लीव्स में, उनके थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन होता है। अब यहां पर अगर अपन देखें तो डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना वो बहुत अलग अलग होती हैं। ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि पेड़ के नीचे जो है वो नहीं बैठना चाहिए, पेड़ के नीचे रात में भूत आ जाता है। तो भाई भूत नहीं आता है, एक्चुअली पेड़ के नीचे बैठना रिकमेंड नहीं किया जाता है, ये काफ़ी साइंटिफिक है, इस चीज़ को समझते हैं। तो अगर अपन दिन के समय में देखें तो दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, एक चल रहा है रेस्पिरेशन, एक चल रहा है फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट अंदर क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। वही अगर अपन रेस्पिरेशन के लिए देखें तो प्लांट अंदर की तरफ क्या लेता है, ऑक्सीजन, और बाहर क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हर ऑर्गेनिज्म अंदर ऑक्सीजन लेगा और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब अपन जितने भी पढ़ने वाले हैं सब में। तो यहां पर अगर अपन देखें तो देखिए दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया, ऑक्सीजन रिलीज किया फॉर फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन अगर आप दोनों प्रोसेस हो रहा है ना दिन में तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि पेड़ क्या रिलीज कर रहा है, पेड़ ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। कब, दिन के टाइम पे। अब रात के टाइम पे क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो नहीं सकता। नीचे मुझे कमेंट करके बताओ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात में क्यों नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, रात में सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए प्लांट ऑक्सीजन अंदर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहा है। अब आप भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। तो अगर आप पेड़ के नीचे रहोगे तो आपको फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अपन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स की बात करें, यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि अगर अपन अमीबा की बात करें तो अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो अमीबा में रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के थ्रू होता है। ठीक है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मान लीजिए ये एक अमीबा है, तो ये जो मैंने येलो कलर की बाउंड्री बनाई है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली गैसेस का डिफ्यूजन होता है, गैसेस आर पार हो जाती हैं। ठीक है, और इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। अगर अपन एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें, जैसे कि फिशेस, प्रॉन्स या फिर म्यूसल्स की बात करें, तो इनमें गिल्स होते हैं। क्या होता है, गिल्स होता है मछलियों के पास, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो अगर पूछेगा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, तो हम क्या लिख करके आएंगे, गिल्स। अब गिल्स क्या करती हैं कि ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करती हैं पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस दे देती हैं पानी में। अब होता क्या है दोस्तों कि ऑक्सीजन का डिजॉल्व्ड अमाउंट जो कि पानी में है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। इसीलिए अपनी बॉडी के ऑक्सीजन के डिमांड को पूरा करने के लिए वो जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होता है उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत फास्ट होता है, ताकि वो अपनी ऑक्सीजन के डिमांड को फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ लैंड एनिमल्स, जिसको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर अपन बर्ड्स, लिजर्ड, डॉग, फ्रॉग एटसेट्रा में देखें तो वो होता है लंग्स। ठीक है, तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है, लेकिन एक बार एक नोट देख लेते हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वाटिक एनिमल्स में है वो काफ़ी फास्टर होती है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर है वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, नोज, नाक का जो जहाँ से एयर पास हो रही है उस पैसेज को बोलते हैं नसल पैसेज, वहाँ से ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायाफ्राम, ये वो सारे पार्ट्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हैं। ठीक है, देखो नोज उसके नीचे है, ठीक है, यहाँ से ये पाइप जाएगी, इधर दोनों साइड ये डिवाइड होने वाला है। अभी अपन एक एक करके इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो एयर जो है सबसे पहले वो नोज के थ्रू एंटर करती है।
ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, जो नोज में जो दो होल्स हैं जहां से एयर अंदर जा रही है उनको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स में क्या होता है कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हेयर्स का काम क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स जो कि हवा के साथ अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको वहीं पे रोक देना, एक तरीके से प्यूरिफिकेशन का काम करता है नोज हेयर, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये नाक हो गया, ठीक है, ये नोस्ट्रिल हो गई, नोज एंट्री हो गई, यहाँ पे छोटे छोटे एयर्स प्रेजेंट होंगे जिसके थ्रू एयर का प्यूरिफिकेशन होकर के हवा अंदर की तरफ चले जाएगी। अगर अपन नाक के पीछे देखें तो वहां पर आता है फैरिंग्स। फैरिंग्स को हम थ्रोट भी बोलते हैं, गला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर से ये देखिए येलो वाला जो पोर्शन है ये है फैरिंग्स, ठीक। तो नोज से होते हुए एयर कहां चले गया, फैरिंग्स में चले गया। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो दो पैसेज होता है, एक से खाना पास होता है, एक से हवा पास होता है। तो जो एयर है, ठीक है, दैट पासेस फ्रॉम द फैरिंग्स, अब फैरिंग्स से पास होके कहां जाता है, लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जो हमारी आवाज आ रही है गले से वो इसके नीचे सिचुएटेड एक वॉइस बॉक्स से आएगी जो कि हम लैरिंग्स भी बोलेंगे, ठीक। तो अगर हम लैरिंग्स, ये देखिए रेड कलर के पोर्शन से मैंने मार्क किया हुआ है, तो नोस्ट्रिल हो गया, फिर फैरिंग्स हो गया, फिर लैरिंग्स हो गया। अब जो ओपनिंग होती है लैरिंग्स की उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा होता है, ठीक है। तो बोलता है द ओपनिंग लीडिंग टू द लैरिंग्स, ठीक है। जैसे मान लो ये लैरिंग्स है तो इसकी जो ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग को हम बोलेंगे ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस। और इस ओपनिंग के जस्ट ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा होगा, उस ढक्कन का नाम हम क्या रखेंगे, एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, नोस्ट्रिल से गया फैरिंग्स, फैरिंग्स से गया लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर एक ओपनिंग है जिसका नाम है ग्लॉटिस, और उसके ऊपर एक ढक्कन लगता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, एपिग्लॉटिस खाने को विंड पाइप में घुसने नहीं देता है, ठीक है। मतलब जो आगे का पैसेज है ताकि उसमें खाना मत घुस जाए, इसीलिए जो एपिग्लॉटिस है वो हमेशा ग्लॉटिस को बंद करके रखता है ताकि फूड जो है वो विंड पाइप में एंटर ना करे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, लैरिंग्स से जो एयर होती है वो ट्रैकिया में चले जाती है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके नीचे अगर आप देखेंगे, लैरिंग्स के नीचे मैंने एक ग्रीन कलर की पाइप जैसी बनाई हुई है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया या फिर विंड पाइप भी बोल सकते हैं। तो नोस्ट्रिल से गया फैरिंग्स, फैरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से कहां चले गया, ट्रैकिया में चले गया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। अब अगर आप ट्रैकिया को देखोगे ना तो उसके ऊपर इस तरीके के कार्टिलेजेस लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे पोर्शंस लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर 16 से 20 शी शेप्ड कार्टिलेज रिंग लगी हुई है। ये क्या करती हैं, विंड पाइप को बचाने का काम करती हैं, उसको स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं, ठीक है। अब अगर आप आगे देखोगे तो ये जो ट्रैकिया है ये आगे जाकर के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक ब्रांच इस तरफ चली जाएगी और दूसरी ब्रांच इस तरफ चली जाएगी। तो ये जो दो ब्रांचेस हैं इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। मतलब अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो एक इस तरफ घुसी, एक इस तरफ गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। अब हर एक ब्रोंकस, ब्रोंकाई जो है दोस्तों, ब्रोंकाई जो है ये बेसिकली एक प्लूरल वर्ड हो गया। अगर एक की बात करूं तो इसको हम बोलेंगे ब्रोंकस। अब ये जो एक ब्रोंकस है ये बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही हैं यहाँ पे, उनमें डिवाइड हो जाता है। और ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो विंड पाइप, ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स, और अगर दोनों को कंसीडर करेंगे तो ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं। ब्रोंकाई से क्या हो गया, ब्रोंकियोल्स। अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं दे एंटर द लंग्स एंड डिवाइड फर्दर इनटू फाइन, छोटी 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 और बहुत सारी ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाती हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। तो अगर अभी अपन देखेंगे कि एल्वियोलर डक्ट क्या होता है। तो यहां पर देखिए ये गया क्या, विंड पाइप आई, यहां से ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाई बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में, ये ब्लू ब्लू ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, इनका नाम हो गया ब्रोंकियोल्स। और ये जो ब्रोंकियोल्स है ये पर्पल पर्पल कलर की छोटी छोटी ब्रांचेस में चले गया, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, ठीक। अब ये एल्वियोलर डक्ट जो होता है, ठीक है, ये एल्वियोलर डक्ट फर्दर जाकर के एक बहुत ही छोटी वॉल्ड, ठीक है, एक ग्रेप साइज से, एक सैक लाइक मतलब बोरे के जैसा, ग्रेप लाइक ऐसा बन जाएगा। मतलब इस तरीके की एक पाइप आएगी, इसका नाम होगा एल्वियोलर डक्ट, और इसके आगे ये ऐसे फुग्गे के जैसा आएगा, इसको हम बोलेंगे एल्वियोली, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो देखिए ये क्या हुआ, ये जो बबल के जैसा आया ना, ये ऐसा करके पर्पल कलर का आया देखिए, और फिर ये ऐसे फुग्गे के जैसा निकल गया, इसको हम बोलते हैं एल्वियोली। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये एल्वियोली में ही होता है। तो क्या होता है,
हार्ट से छोटी छोटी नसें आती हैं जो जा करके इस एल्वियोलर सैक में जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर वो जो नसें हैं वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसको वापस दे देंगी और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो उसमें चले जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एक बार मैं पूरे प्रोसेस को समझाता हूँ। आपने क्या किया, आपने ऑक्सीजन का इनटेक किया, ठीक। कहाँ से किया, नाक से होते हुए फेरिंग्स में गया, वहाँ से गया लैरिंग्स में, इसके ऊपर एक ओपनिंग थी जिसका नाम था ग्लॉटिस, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा था जिसका नाम था एपिग्लॉटिस। वहाँ से आप गए कहाँ, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से दो साइड से डिवाइड हो गया, इसका नाम क्या रखे थे, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का सिंगुलर अपने पढ़ा ब्रोंकस। वहाँ से जाएंगे तो ब्रोंकियोल्स डिवाइड हो गया, ठीक है। ब्रोंकियोल्स जो है वो फर्दर एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड हो गए और एल्वियोलर डक्ट के आगे एक ग्रेप के जैसे, एक फुग्गे के जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये डक्ट आई और ये एल्वियोली है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर नसें जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी नसें जुड़ी हुई होंगी। इन नसों में से क्या होगा, ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आएगा और इसको दे देगा और यहाँ पे जो हवा ऑक्सीजन भरी हुई थी उसको वो वापस ले लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। और अब ये जो ऑक्सीजन है ये सेल तक जाने वाला है। सेल में कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा और ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस करके पाइरुवेट में चेंज हो जाएगा और फिर वहाँ से पाइरुवेट जो है वो चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर, ठीक। तो इस तरीके का प्रोसेस होने वाला है। अब ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो बेसिकली ब्रीदिंग में क्या हुआ, ब्रीदिंग में हमने सांस अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज किया। ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या है, हमने जो ऑक्सीजन अंदर लिया उस ऑक्सीजन के कारण जो हमारा ग्लूकोज था उसको हमने स्प्लिट किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज कराया। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये जो सांस लेने और सांस छोड़ने वाला प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस जर्नी में साथ में जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही।